हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आप आजू बाजू में जो कुछ भी देखते हैं, चलते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए, वो कैसे होता है? जैसे मानव चल रहा है या पेड़ पौधों में जो क्रिया हो रही है वो कैसे होती है? ऊर्जा से। सिंपल। अभी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ठीक है, पेड़ पौधों को सूरज से ऊर्जा मिलती है, और मानव को खाने से, और गाड़ी वाहनों को पेट्रोलियम पदार्थों से। ठीक है, पृथ्वी में ये सब चीजें होती रहती है। तो ये सब कैसे होता है? ये सब प्राकृतिक संपदाओं से होता है। ठीक है, तो आज हम प्राकृतिक संपदा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जहाँ पर जीवन विद्यमान। जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि अभी तक कोई दूसरा ऐसा ग्रह नहीं ढूंढा गया है कि जहाँ पे जीवन विद्यमान हो अभी तक। तो आगे ढूंढ लिया जाए फ्यूचर में, वो पता नहीं। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, यह भी जानते हैं कि जीवन के लिए परिवेश, ताप, जल, भोजन की आवश्यकता है। ठीक है, पृथ्वी पर हमें मिल जाता है आसानी के साथ। तापमान है जो सूरज से आता है, जल बहुतायत में उपलब्ध है, और भोजन पेड़ पौधों से हमें मिल जाता है। ठीक है, अब पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्रकार के जीवों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सूर्य से ऊर्जा, ठीक है, एक ऐसा ही ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की ऊर्जा। ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होगी। तथा पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर संपदा कौन कौन सी उपलब्ध है? तेल है, कोयला है, धातुएं हैं, ये सब। ठीक है, पृथ्वी पर ये संपदा कौन कौन सी है? जल है, ठीक है, सूर्य है। ये देखो, पृथ्वी पर 75% भाग पर जल है और बाकी 25% भाग पर पृथ्वी है, मतलब भूमि है। ठीक है, अभी देखो, उसको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल मंडल किसे कहते हैं? क्या पूछा जा सकता है कि जल मंडल किसे कहते हैं? तो जहाँ पे जल है भूमि पर उसको जल मंडल कहते हैं। ठीक है, और बाकी वायु जो पूरी पृथ्वी पर कंबल के समान ढकी हुई है। पृथ्वी देखिए, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी पर ही वायु मिलती है। ठीक है, चारों तरफ, तो उसको ढके रखी है वायुमंडल, तो उसको वायुमंडल कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वायुमंडल किसे कहते हैं? जीवित पदार्थ वहीं पाए जाते हैं जहाँ तीनों अवयव स्थित हो। ठीक है, अभी वहीं पर जीवित पदार्थ होंगे जहाँ पे तीनों अवयव हो। कौन कौन से? जल, वायु और पृथ्वी। ठीक है, जीवन को आश्रय देने वाले पृथ्वी का यह घेरा वायुमंडल, जल स्थल मंडल तथा जल मंडल एक दूसरे से जीवन को संभव बनाते हैं। उसको जीव मंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि जीव मंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल तीनों मिलकर जो बनेगा उसको हम जीव मंडल कहते हैं। ठीक है, अभी देखो, सजीव जीवमंडल के जैविक घटक को बनाते हैं। और देखो, वायु, जल और मृदा जीवमंडल के निर्जीव घटक है। सजीव घटक जो जीवित है, जैसे पेड़ पौधे, मानव या पशु पक्षी, वो जैविक घटक बनाएंगे। और निर्जीव घटक जल, वायु, मृदा, वो निर्जीव घटक। ठीक है, घटक पता चल गए दोनों। जैविक घटक कौन से होंगे और निर्जीव घटक कौन से होंगे? अभी मेन टॉपिक आता है हमारा जीवन की श्वास वायु। ठीक है, अभी देखो, आपको पता होगा कि बिना खाए आदमी कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? बहुत दिन तक, 10, 15, 20, 50, 60 दिन तक भी जी जाते हैं कुछ लोग तो। ठीक है, बिना पानी पिए आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक जी सकते हैं, पर बिना वायु के आप 1 या 2 मिनट में ही मर जाएंगे। ठीक है, इसलिए वायु को जीवन की श्वास बोला गया है।
हम पहले अध्याय में वायु के घटकों के विषय में पढ़ चुके। इससे पहले जो अध्याय हमने 13 पढ़ा है उसमें हम वायु के घटकों के बारे में पढ़ चुके हैं कि वायु में कौन कौन से घटक है। ठीक है, अभी देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत अलग अलग घटक है, पर इंसान कौन सी वायु ग्रहण करता है? ऑक्सीजन। और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर 0.1% के समथिंग है। अगर इससे ज्यादा हो गई तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जल वाष्प का मिश्रण है। ठीक है, ये जितनी भी गैसें हैं ना वो जल वाष्प के रूप में मिश्रित है हमारे वायुमंडल में, ऐसे अलग अलग नहीं है। ठीक है, जल वाष्प में हम H2O आ जाता है। सुबह जब उठते हैं तो बाहर ओस होती है, ओस वो जल वाष्प होती है। ठीक है, उसमें जल का मिश्रण होता है। यह जानना रुचिकर है कि पृथ्वी पर जीवन वायु के घटकों का परिणाम है। पृथ्वी पे ये तो सिंपल पता ही है, वायु नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होता। ठीक है, वायु है, दूसरे ग्रह पर भी वायु है, शुक्र और मंगल जैसे ग्रह पर भी वायु है, पर वहां पे जीवन क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो जीने के लिए कौन सी गैस लेते? ऑक्सीजन। और वहां पर शुक्र और मंगल ग्रह पर क्या है सबसे ज्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 भी कहते हैं। C से कार्बन, O से ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के 2 अणु है यहाँ पे। ठीक है, वास्तव में शुक्र और मंगल ग्रह पे वायुमंडल में 95 से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। यूक्रियोटिक कोशिकाओं और बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन। देखो ये कोशिकाएं यहाँ पे डायरेक्ट दी गई है। ये कौन सी कोशिकाएं हैं? ये कोशिकाएं हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने के काम आती हैं। ठीक है, और इन कोशिकाओं को गैस हम जो सांस लेते हैं वो लगता है, और वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और जो ग्लूकोज होता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, तो उस ग्लूकोज को तोड़ेंगे और ऊर्जा प्राप्त होगी। ये आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है, और जब ऑक्सीजन हम लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कार्बन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? खपत हो जाएगी। और कार्बन से जब क्रिया होगी तो एक कार्बन और प्लस में कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन की खपत होगी। और पेड़ इसका उल्टा करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं और कार्बन को ग्लूकोज के रूप में रख लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है दहन की क्रिया में। अभी देखो, दहन जब पेड़ पौधों को जलाया जाता है, दहन किसी भी चीज का दहन करो मतलब जलाना, जलाएंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी। इसमें केवल मनुष्य के ही क्रियाकलाप ही नहीं है जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन को जलाते हैं। ईंधन, जंगलों में आग लगने से भी ईंधन जलता है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसे केवल पेड़ पौधों को जलाने से ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं होती है, बहुत अलग अलग कारण है। इसके अतिरिक्त हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की 1% मात्रा है, जो पहले हम बता चुके हैं। कितनी प्रतिशत मात्रा है? एक छोटा सा भाग है। कितना छोटा? 1% कितना होता है? 100 का, अगर जितनी भी हमारी गैस है पृथ्वी पर कुल, उसको 100 मान ले, और उसका 1 भाग है। ठीक है, उसको 100 भागों में डिवाइड करने के बाद 1 भाग जो बचेगा वो, जैसे एग्जांपल ले लो, आपका बुक है उसका 1 पेज, उस पेज को आप 100 भागों में डिवाइड करो, छोटे छोटे 100 टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद जो 1 टुकड़ा रहेगा ना, उतनी ही गैस है
कार्बन डाइऑक्साइड टोटल पृथ्वी पर जो गैस है उसका। ठीक है, अभी देखो कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से स्थिर होती है। ठीक है, कैसे होती है, कौन कौन सी दो विधियां हैं। पहली विधि है हरे पेड़ पौधे सूर्य के किरणों की उपलब्धि में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलते हैं। अभी यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि सूर्य की किरण की उपस्थिति में, ध्यान देना, पेड़ पौधे तो रात में भी रात में भी श्वसन क्रिया करते होंगे, पर रात में सूर्य की किरण नहीं होती है, जिसके कारण कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। भूत वूत नहीं होता है, सिंपल क्या होता है कि वो पेड़ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है, जिससे कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो सूर्य की किरण इम्पोर्टेंट है। सूर्य की किरण होगी तभी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलेगा और ऑक्सीजन पेड़ छोड़ेगा। ठीक है, और ये दूसरा क्या होता है, समुद्र में जंतु, समुद्र में अलग अलग जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं, समुद्र के जल में भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो उसे घुले कार्बोनेट से अपचित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जल में भी ऑक्सीजन होती है। ठीक है, सिंपल है, एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका। अब जलवायु, ठीक है, वाष्प होती है, उसका नियंत्रण कैसे होता है, उसमें वायुमंडल, जो हमारा वायुमंडल है पूरा पृथ्वी पे, ये पृथ्वी मान लो, अर्थ, इस पे जो भी वायुमंडल है उसकी भूमिका क्या है जलवायु के नियंत्रण में। ठीक है, यहाँ पे देखो हम जान चुके हैं कि वायुमंडल पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए है। देखो यहाँ पे पृथ्वी मान लेना, ड्राइंग थोड़ी अच्छी है, और ये जो है पूरा वो ढक रखा है पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को वायुमंडल ने ढका हुआ है। हम जानते हैं कि वायु उष्मा का कुचालक है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायु उष्मा का क्या है, कुचालक, क्योंकि वायु से उष्मा नहीं जा सकती है। ठीक है, जैसे कि एक लोहे की छड़ लो आप, उसको गरम चूल्हे पे रखो, तो एक साइड पे रखोगे तो दूसरी साइड पे वो उष्मा आपको कुछ टाइम में ही महसूस होने लगेगी, पर वायु में तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वो उष्मा के सुचालक हो गए, वो क्या हो जाएगा, लोहे की छड़ सुचालक, पर यहाँ पे वायु क्या है, कुचालक है। और एक अर्धचालक भी होता है, वो आपको नेक्स्ट जब भी फिजिक्स का चैप्टर आएगा वहां पे समझा देंगे। अभी देखो वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत रहता है। ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं होता है तापमान। ठीक है, वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है। जो हमारा वायुमंडल है पृथ्वी के चारों ओर, वो क्या करता है, जो भी तापमान बाहर से सूर्य की किरण आती है और यहाँ पे तापमान बढ़ता है, तो उसको बढ़ने नहीं देता है, अचानक से रोकता है उसको। रात में उसको उष्मा को बाहरी अंतरिक्ष जाने की दर को कम करता है। ठीक है, जैसे रात को ज्यादा वो ठंडा नहीं होगा और दिन में ज्यादा गर्म नहीं होगा, वो वायुमंडल की वजह से होता है। ओजोन परत के बारे में आपने सुना होगा। अभी थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो इंसानों की गलती से, इसलिए कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाओ और पर्यावरण को बचाओ। अभी चंद्रमा के बारे में सोचे, और सूर्य से लगभग उतनी ही दूरी पर जितनी पृथ्वी। ठीक है, अभी चंद्रमा का एग्जाम्पल दे रखा है कि चंद्रमा भी है और देखो यहाँ पे पृथ्वी है और पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, तो लगभग सूर्य से तो समान ही दूरी है, ज्यादा अंतर नहीं है, पर पृथ्वी से चंद्रमा की बहुत दूरी है, यहाँ से चंद्रमा की। पर सूर्य के हिसाब से यहाँ पे सूर्य होगा जो पृथ्वी से बहुत दूर है, उसके हिसाब से दोनों सेम ही डिस्टेंस पे है, दूरी पर है। पर पृथ्वी पर तापमान ज्यादा ना तो कम होता है ना बढ़ता है। पृथ्वी पर गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा कितना 46 डिग्री सेल्सियस होता है,
और आज के समय में तो 33-34 होगा। और रात के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिरता है, 17 या 16 या 15, या सर्दियों के टाइम पे 10-12 तक। पर वहाँ पे चंद्रमा पे क्या होता है कि वायुमंडल तो है नहीं, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है पर वायुमंडल है ही नहीं चंद्रमा पे। तो क्या तापमान देखो, रात को तो -190 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि बर्फ जमने से भी बहुत कम, और दिन को कितना बढ़ जाता है, 110 डिग्री। ठीक है, बट अभी देखो यहाँ पे एक क्रियाकलाप है, पढ़ लेते हैं, आपको घर पे करना पड़ेगा। क्रियाकलाप क्या है, निम्नलिखित का तापमापीय। तापमान नापने के लिए आपको थर्मामीटर की जरूरत पड़ेगी, तो जिसके पास है वो ठीक है, वो नाप लेना, और जिसके पास नहीं है वो एक बार महसूस कर लेना हाथ से। ठीक है, जल से भरा एक बीकर तो होगा नहीं आपके पास, तो कोई भी बर्तन ले लेना, उसमें जल भर लेना और उसका तापमान देखना। ठीक है, अगर थर्मामीटर हो तो उससे नाप लेना, नहीं तो हाथ से महसूस करना क्या कितना टेम्परेचर है। ठीक है, अभी दूसरा क्या, मृदा या बालू से भरा एक बीकर। मृदा क्या होती है, रेत। ठीक है, रेत ले लेना और उसको भी एक बर्तन में डाल लेना, बीकर तो कहाँ से लाओगे। ठीक है, उसका तापमान देखना, मतलब महसूस करना। ठीक है, एक बंद बोतल लेना, बंद बोतल ना हो तो एक बोतल ले लेना खाली, उसमें पानी भर के बंद कर लेना। ठीक है, और इन तीनों का देखना महसूस, या तो इन तीनों को सूर्य के प्रकाश में रख देना, आधा घंटा, 1 घंटा या 3 घंटा। क्या क्या लोगे, एक तो जल से भरा लेना, दूसरा बालू से, और एक बंद बोतल खाली ले लेना। चलो ठीक है, बोतल तीनों लेके सूर्य के तापमान में रख देना, कल जब भी टाइम मिले, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए। यहाँ पे 3 घंटा बोला है। अब तीनों का तापमान देखना या महसूस करना। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देखना कि किसका तापमान ज्यादा है, किसका, आपको महसूस करने से पता चल ही जाएगा किसका तापमान कम है। ठीक है, यहाँ पे तीन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीनों में देखना किसका तापमान कम है। समुद्र प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कौन सबसे पहले गर्म हुआ, हाँ ये भी पता चल जाएगा कौन सबसे पहले गर्म हुआ, कौन सबसे पहले ठंडा हुआ। क्या बंद बोतल या शीशे के बर्तन में लिया गया हवा का तापमान खुले में लिए गए हवा के तापमान से समान है, वो सब पता चल जाएंगे आपके। ठीक है, ये क्रियाकलाप आप कल करना। नेक्स्ट आगे बारे में क्या सोचते हैं और क्या अपने अनुमान की सत्यता के लिए एक प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम कल देखेंगे। ये क्रियाकलाप जरूर कर लेना, जिससे आपको पता चले तापमान के बारे में। और ये क्रियाकलाप 4.2 भी देख लेना। ठीक है, 4.2 देख लेते हैं। क्रियाकलाप सिंपल है। एक मोमबत्ती को छोटे मुंह वाली बोतल में या बीकर में, बीकर तो होगा नहीं, तो कोई भी जिससे आर पर आप देख सको, ऐसे पर गिलास में ले लेना मोमबत्ती को। ठीक है, उसे जला लेना और ऊपर से खुला हुआ हो, उल्टा मत रख देना। अब अगरबत्ती को जलाएं। ठीक है, अब एक अगरबत्ती ले लेना, घर पे मंदिर में रखी होगी। एक अगरबत्ती मोमबत्ती गिलास में रख के उसको जलाना है और फिर उसको बोतल के मुंह के समीप लाना है। ये तो सिंपल है, सबके पास मोमबत्ती, अगरबत्ती और गिलास होगा। अगरबत्ती के मुंह के किनारे पर लाए जाए तो अवलोकन करें धुआं किस ओर जाती है। ठीक है, फिर आप देखना, यहाँ पे पिक्चर भी दे रखी होगी, देखो ये रही। ऐसे एक गिलास ले लेना, ठीक है, या कोई भी पारदर्शी बर्तन आपके पास हो वो रख लेना, अंदर मोमबत्ती रखना, उसको जला देना। ये एक अगरबत्ती लेना और उसके बाद देखना कि धुआं कहाँ जा रहा है। ठीक है,
जब अगरबत्ती मोमबत्ती के थोड़ा ऊपर रखी जाती है तब धुआं किस ओर जाता है। ठीक है, फिर थोड़ा नज़दीक ले जाके देखना कि कहाँ धुआं जाता है। दूसरे भागों में जब अगरबत्ती को रखा जाता है तो धुआं किस ओर जाता है, और अलग अलग तरीके से देखना कहाँ कहाँ धुआं जा रहा है। ठीक है, और ये क्रियाकलाप करना, ये वायु के असमान तापमान से प्रभाव, मतलब अगरबत्ती जलेगी, मोमबत्ती जलेगी तो तापमान होगा, तापमान की वजह से धुआं कहाँ जाता है, ये क्रियाकलाप आप करना। बाकी हम कल देखते हैं। थैंक यू।